अपने पिछले लेक्चर में मैंने एंशिएंट इंडिया की शुरुआत की थी। एंशिएंट इंडिया का एक लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। उसमें मैंने आपको क्या बताया था? उसमें मैंने आपको दो छोटे छोटे चैप्टर पढ़ाए थे। एक एवोल्यूशन ऑफ मैन, मानव का उद्विकास, और दूसरा स्टोन एज या पाषाण युग। और आपने देखा होगा कैसे एवोल्यूशन ऑफ मैन से ही स्टोरी कनेक्ट होती है पाषाण युग की, स्टोन एज की। सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है। और सिर्फ स्टोन एज ही नहीं, एवोल्यूशन ऑफ मैन, स्टोन एज, आगे ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हम पढ़ने वाले हैं, चैल्कोलिथिक कल्चर कहते हैं इसे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब आगे की सारी स्टोरी एक दूसरे से लिंक्ड है। जो अप्रोच हमारा मॉडर्न इंडिया को पढ़ने का था, वही अप्रोच एंशिएंट इंडिया में भी रहेगा। उसी तरह हम लिंक करते हुए पढ़ेंगे। और यकीन जानिए, आपको बहुत सी बातें जो अभी तक एकदम बोरिंग लगती रही होंगी, जो लगते होंगे फैक्ट्स कैसे याद करें, वो आप सेकंडों में याद कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअलाइज करने के बाद उसके आंसर आप सेकंडों में कर लेंगे। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा कि अब अगर आप, मुझे लगता है, आपसे कोई पूछे कि कृषि कब स्टार्ट हुआ, पशुपालन कब स्टार्ट हुआ, किस साइट से मिला, धातु कब आदमी ने खोजी, सबसे प्राचीनतम गुफा, कुछ भी अगर इस तरह की चीजें पूछे, तो मुझे लगता है 2 सेकंड से ज्यादा आप लोगों को नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। ठीक, तो अपने पिछले लेक्चर में मैं बात कर रहा था स्टोन एज की, पाषाण युग की। और पाषाण युग का जो अंतिम चरण था, नव पाषाण युग। ठीक, उस नव पाषाण युग में मैंने आपको बताया था कि कृषि की शुरुआत हुई, फलस्वरूप मृदभांड का आविष्कार मानव ने किया, पहिए का आविष्कार किया, और इसी समय मानव ने सबसे पहले धातुओं को भी खोजा। और मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु जो थी, वो क्या थी? तांबा। क्या था? तांबा, कॉपर। ठीक, अब अपने इस लेक्चर में हम यहीं से स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, यहीं से स्टोरी देखिए कैसे कनेक्ट होती है। एक जिस चीज पे मैं सबसे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, अपने पहले लेक्चर में भी किया और इस लेक्चर में भी, आप जरा देखिए कैसे चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये अलग अलग चैप्टर्स नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी जो वो एप था, जो कपि मानव था, नर वानर जो था, वो कैसे बेसिकली आगे चलकर स्टोन एज में आता है, स्टोन एज से आगे ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का निर्माण करता है, सारी स्टोरी एक दूसरे से कनेक्ट है। तो सबसे ज्यादा ध्यान आप उन चीजों पे दीजिएगा। एक बार अगर आप समझ गए इन चीजों को, तो यकीन जानिए, सिर्फ प्री ही नहीं, चाहे आपको मेंस भी यानी आपका सब्जेक्ट भी हो, तो भी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी लिखने में। ठीक, और रही बात, आपने देख ही लिया होगा पहले लेक्चर में कि बहुत सी ऐसी चीजें जो आप रटते रहे होंगे, अब आपको शायद 2 से 3 सेकंड लगे उसका आंसर करने में। तो आइए हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। मैंने क्या कहा था कि नव पाषाण काल के अंतिम चरण में मनुष्य ने बेसिकली धातु को खोज लिया था। और सबसे पहले जो खोजी गई धातु थी मनुष्य द्वारा, वो थी तांबा। ठीक, तो आइए जरा सा बात करते हैं। अभी हम समझेंगे, पूरी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे चीजों की। ठीक है, उसके बाद तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक, तो देखिए भाई, जरा सा गौर करिए। मैंने कहा था कि नव पाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले क्या खोजा था, कौन सी धातु खोजी थी? कॉपर या तांबा। ठीक, तो जरा गौर करिए, आपको मैंने नव पाषाण की बहुत सी साइट्स इंडिया में बताई। कश्मीर में भी बहुत सी साइट्स थी, यूपी में बहुत ढेर सारी साइट्स थी, बहुत सी साइट्स थी। यानी नव पाषाण काल में मनुष्य कई जगह रह रहा था। याद होगा, बुर्जहोम, गुफकराल, इस तरह की कुछ साइट्स मैंने बताई थी। ठीक है, मेहरगढ़, चौपानी, मांडो, तमाम तरह के साइट्स के बारे में मैंने वर्णन किया था। ठीक, तो इस नव पाषाण काल में भारत के कई हिस्सों में मनुष्य रह रहा था। तो क्या उन सारे हिस्सों में वो तांबे का प्रयोग करना चालू कर दिया मनुष्य ने? जरा समझिएगा। यानी नव पाषाण काल में पहली बार धातु की खोज कर रहा है मनुष्य, तांबे की। तो क्या नव पाषाण काल में सभी जगह पे मनुष्य ने तांबा खोज लिया था? नहीं, कुछ जगहों पर तांबे का प्रयोग चालू हो गया था। और मैंने बताया था कि वो इत्तेफाक नहीं है कि गणेश्वर में हुआ था। मैंने क्या कहा था? ये रटना नहीं है कि गणेश्वर में तांबे की कुछ वस्तुएं मिली हैं, ये इत्तेफाक नहीं है। गणेश्वर राजस्थान में है, राजस्थान के सीकर जिले में है। उसी के पास झुंझुनू जिला है, जहां तांबे की खिचड़ी की खानें पाई जाती हैं। शायद आप जानते होंगे, मैंने इस चीज की चर्चा की थी। तो कुछ जगहों पे, बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ जगहों पे मनुष्य क्या कर रहा है, इस तांबे को भी जरा गौर से समझिएगा, पत्थर के साथ साथ किसका प्रयोग चालू कर रहा है? तांबा या तांबे का भी प्रयोग स्टार्ट कर रहा है। यानी नव पाषाण कालीन स्थलों में से कुछ जगहों पर मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग चालू कर दिया। ठीक है, जैसे गणेश्वर में मैंने आपको बताया। आपको मैं बताऊं कि इससे आगे चलकर यहीं पे एक है बनास नदी। बनास नदी अरावली से निकलती है भाई, एक बनास घाटी है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ये पड़ेगा लोकेशन। यहाँ पे कई छोटी छोटी बस्तियां,
कई छोटी छोटी बस्तियां मिली। जरा गौर करिएगा, जो लोग करते क्या थे इस बस्ती के लोग, तांबे के साथ साथ यानी पत्थर के साथ साथ तांबे के भी औजारों का, अन्य चीजों का प्रयोग करते थे। ठीक, इन्हीं को कहा गया ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग। जरा गौर करिएगा, मैंने क्या कहा, पत्थर के साथ साथ तांबा। आप देखिए, इन्हीं को क्या कहा गया, ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग। अगर इंग्लिश में मैं बात करूं तो चैल्कोलिथिक कल्चर। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, चैल्कोलिथिक कल्चर के लोग। चैल्को मतलब समझ लीजिए तांबा, कॉपर। लिथ मतलब मैंने बताया था, लिथ जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है पत्थर या पाषाण। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि लिथोस्फियर, उसमें लिथ मतलब क्या है, स्थल मंडल। ठीक, लिथ मतलब होता है पत्थर। तो मनुष्य क्या कर रहा है, नवपाषाण युग के अंत में पत्थरों के साथ साथ धातुओं का भी, तांबे का भी प्रयोग करना चालू कर दिया। और आपने नवपाषाण काल की एक साइट देखी थी, गणेश्वर, और इस गणेश्वर में आपको तांबे के साथ मिलते हैं। वो इत्तेफाक नहीं है, मैंने कहा था इसको रटने की जरूरत ही नहीं। ठीक, और यही पास में राजस्थान में देखेंगे, एक बनास नदी की घाटी में छोटे छोटे छोटी छोटी कुछ बस्तियां पाई गई। इस बस्ती के लोग क्या करते थे, पत्थरों के साथ साथ तांबे के भी औजारों का प्रयोग करते थे। ठीक यही बगल में, यानी ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात है। जरा गौर करिएगा, ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात है, बनास घाटी की बात है। ठीक यही बगल में मालवा या पश्चिमी मध्य प्रदेश जिसे मैं कहूं, ठीक है, नर्मदा, अगर आप जानते होंगे तो नर्मदा बहती है ऐसे, और साथ में विंध्याचल, विंध्याचल रेंज, विंध्यन रेंज जिसको कहते हैं वो भी है। यहाँ पे भी कुछ लोग थे, जरा गौर करिएगा, यहाँ पे भी कुछ लोग थे, वो क्या करते थे, पत्थरों के साथ साथ तांबे के भी औजारों का प्रयोग कर रहे थे। ठीक इसी के बगल में मैं बताऊं, यहाँ पे यानी पश्चिमी महाराष्ट्र में, जरा गौर करिएगा, पश्चिमी महाराष्ट्र में भी कुछ लोग थे जो क्या कर रहे थे, पत्थर के साथ साथ तांबे के औजारों का प्रयोग कर रहे थे। तो ये लोग थे बेसिकली कौन, ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग थे। देखिए, एक नई संस्कृति जन्म ले रही है। नई संस्कृति मतलब, जरा गौर करिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए, अभी आपने गौर करिएगा, अभी बताएंगे, बस अभी सिर्फ ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अगर ये समझ गए तो आपको इतिहास की पूरी लिंकिंग समझ में आ जाएगी। आपने पढ़ा पाषाण युग, ठीक, पाषाण युग पढ़ा, इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसी पाषाण युग के अंत में आदमी एक धातु की खोज कर रहा है, कॉपर, तांबा की। आगे आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, ताम्र पाषाण युग, यानी तांबा और पत्थर। ठीक, आगे क्या आ जाएगा, ताम्र पाषाण युग, यानी कॉपर प्लस स्टोन। मनुष्य धीरे धीरे आगे क्या होगा अभी मैं बताऊंगा, कि इसी तांबे में क्या करेगा, टिन मिला देगा और बना लेगा कांसा, और कहलाएगा कांस्य युग। आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में बताऊंगा। तो जरा समझिए कि आखिर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, चीजों को जरा समझिए। तो देखिए, मैं क्या बता रहा था, जरा गौर करिएगा कि यहाँ पे कुछ लोग बनास घाटी में, कुछ लोग मालवा प्रदेश में, और कुछ लोग पश्चिमी महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं कि पत्थरों के साथ साथ तांबे के औजार का प्रयोग कर रहे हैं। इनको हम कहते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग। क्या कहते हैं, ताम्र पाषाणिक संस्कृति। अभी बताऊंगा, अभी एकदम परेशान नहीं होना है, कि मतलब बस एकदम ध्यान से इसको सुनिए, कॉन्सेप्चुअलाइज कीजिए, आप चीजों को खुद लिंक कर लेंगे। अभी जब मैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति का वितरण बताऊंगा भारत में, तो वैसे तो कई जगह है, लेकिन मेनली 3 जगह पे है। मेनली 3 जगह पे है। यहाँ वाले को कहते हैं बनास संस्कृति, क्योंकि बनास नदी घाटी में था। मैं भी चर्चा करूंगा मालवे संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, अभी मैं बताऊंगा। तो ये 3 बेसिकली कह लीजिए एरियाज हैं जहां ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग बहुतायत से मिलते हैं। वैसे छोटे मोटे अन्य एरिया भी हैं। तो अब जरा गौर करिए, ये बेचारे जो है नॉर्मली रह कहां रहे हैं, जरा गौर करिएगा। ये कहां रहते हैं, कोई पहाड़ी है, जैसे मान लीजिए यहाँ अरावली है और साथ में बनास नदी है, पहाड़ी और नदी घाटियों के आसपास रहते हैं। ठीक, मैंने अपने पहले लेक्चर में भी बताया था कि क्यों ऐसा होता है बेसिकली। ठीक, तो पहाड़ी और नदी घाटियों के आसपास यहाँ भी आप देखेंगे तो नर्मदा है, विंध्याचल है, यहाँ रह रहे हैं आप। यहाँ भी देखेंगे तो गोदावरी की कुछ सहायक नदियां हैं। गोदावरी की सहायक नदियां जैसे प्रवरा नदी, इसके अलावा ताप्ती, ठीक, सहायक नहीं है ताप्ती। तो कुछ नदियों और पहाड़ियों के बीच में ऐसे लोग रह रहे हैं। तो बेचारे ये सब जो नदियों और पहाड़ियों के बीच में जो रहते थे ना, इनकी अर्थव्यवस्था बस मतलब जीवन निर्वाह, सबसिस्टेंस इकोनॉमी जिसको कहते हैं, जीवन निर्वाह तक ही सीमित थी। मतलब ये बहुत ज्यादा अन्न नहीं उपजा पाते थे। ठीक, तो जरा गौर करिएगा, इसीलिए ये बेसिकली ग्रामीण संस्कृति के लोग थे, ये नगरीय संस्कृति में नहीं कन्वर्ट हो पाए, कोई सभ्यता नहीं बना पाए।
ये जो आखिरी में एक दो लाइन मैंने बोली है, ये थोड़ा सा कम समझ में आया होगा डेफिनेटली। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा कि ठीक है, नवपाषाण काल के अंत में तांबा आया, तांबे के बाद कुछ लोग तांबा और पत्थर यूज करने लगे तो उनको हमने ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोग कह दिया। और वो बेसिकली ग्रामीण कह लीजिए कि इनकी अर्थव्यवस्था थी, ग्रामीण लोग थे, वो शहरी क्यों नहीं हो पाए, ये चीज थोड़ा सा हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखिए, आपको मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जिसका उपयोग पूरे एंशिएंट इंडिया में करना है, और यकीन मानिए अगर आपने वो समझ लिया ठीक से तो आपको एंशिएंट इंडिया बहुत आसान लगने लगेगा। अदरवाइज ये शुरुआत के जो 3-4 चैप्टर हैं सबको परेशान करते हैं, सबको। तो अभी मैं जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि आगे स्टोरी कैसे लिंक हो रही है। ठीक, तो एक जनरल कॉन्सेप्ट में बताने जा रहा हूं, पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए, जरा सा गौर से समझिए। जो आदमी होता है ना, अभी हमने जो अपने पहले लेक्चर में पढ़ा, जरा देखिए डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। पहले आदमी क्या था, मैंने बताया कि ये आदमी आदमी नहीं था, एप था, झिंगा लाला हुम हुम करता रहता था एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे। मैं इस तरह की कुछ चर्चा अपने पहले लेक्चर में कर रहा था मजाक के तौर पे। धीरे धीरे, यानी कहने का मतलब ये क्या था, खाना बदोश था, नोमैडिक था। ठीक, मतलब ये आखेट और खाद्य, आखेट पर इसका जीवन चलता था और खाद्य संग्राहक था, फूड कलेक्टर था बेसिकली। इस तरह की चर्चा मैंने की थी। अब जरा गौर करिए, इसके बाद आदमी ने धीरे धीरे क्या स्टार्ट किया, पशुपालन स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया, पशुपालन स्टार्ट किया। बहुत डिटेल से बता चुका हूं कि पशुपालन क्यों स्टार्ट किया, मतलब इसलिए नहीं कि कृषि करनी है, क्योंकि कृषि तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई थी। पशुपालन स्टार्ट करने के पीछे शिकार में हेल्प, ठीक है, उसको प्रोडक्ट के रूप में खाना, तमाम चीजें थी। मैंने बताया था कि धीरे धीरे आदमी ने क्या किया, पशुपालन स्टार्ट किया। ठीक, पशुपालन के बाद आदमी क्या स्टार्ट करता है, नवपाषाण काल में कृषि स्टार्ट करता है। ठीक, और जब कृषि स्टार्ट करता है तो शुरू में खेती से इतना नहीं होता कि बहुत ज्यादा सरप्लस हो, सिर्फ जिसको कहते हैं जीवन निर्वहनीय कृषि, या आप कह सकते हैं कि इस तरह की अर्थव्यवस्था थी कि बस मतलब उगाता था और खाता था, बहुत ज्यादा सरप्लस नहीं हो पाता था। ठीक, तो जरा गौर करिएगा, इस कृषि के बाद क्या होगा। कुछ ऐसी चीजें सपोज हो जाएं, ऐसी चीजें मतलब आदमी सोचिए अगर कहीं दोआब में पहुंच जाए, यानी बहुत उपजाऊ क्षेत्र में कहीं पहुंच जाए, गौर करिए, उसके पास कोई ऐसी तकनीक आ जाए जिससे उत्पादकता बढ़ जाए, जरा गौर करिएगा, जिससे उत्पादकता बढ़ जाए। ठीक, तो ऐसी किसी भी परिस्थिति की वजह से आगे चलकर मान लीजिए कृषि अधिशेष या सरप्लस होने लगे, यानी अब जितना कमा मतलब जितना उगाता है वो मतलब उसके निर्वाह से कहीं ज्यादा उगाने लगे। मैंने क्या कहा, किसी उपजाऊ जगह यानी दोआब आदि में पहुंच गया और अगर उसने वहां खेती करना चालू कर दिया तो अन्न ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी किसी वजह से बढ़ जाए, मान लीजिए उसको कुछ गहरी जुताई करने की तकनीक मिल गई जिसकी वजह से उत्पादकता बढ़ जाती है। कुल मिला के इन सब कारणों से आगे चलकर क्या होगा, कृषि अधिशेष हो जाएगा, एग्रीकल्चरल सरप्लस बोलते हैं, हो जाएगा। और इस सरप्लस से क्या होगा जरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विनिमय चालू हो जाएगा, एक्सचेंज चालू हो जाएगा। ये किस चिड़िया का नाम है भाई, जरा गौर से समझिए, विनिमय चालू हो जाएगा, इसका मतलब क्या है जरा सा देखिए। जैसे मान लीजिए एक गांव है, ठीक, अब यहां अगर किसान के पास सरप्लस होने लगा, यानी उसको खाने के लिए 5 किलो की जरूरत है, अब उसके पास 15-20 किलो होने लगा, तो क्या करेगा जरा समझिए, वो अनाज लेके गेहूं चावल जो भी उगाता है वो जाएगा लोहार के पास। ठीक, उस लोहार के पास जाएगा और कहेगा भैया ये ले लो तुम गेहूं और मुझे कुछ लोहे के औजार दे दो, कुछ कुल्हाड़ी फावड़े इस तरह की चीजें दे दो। तो लोहार कहेगा हाँ भाई मुझे भी जरूरत है यार खाद्यान्न की, गेहूं चावल की मुझे भी खाना है। तो ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसका विनिमय कर लेंगे, इसी को कहते हैं बार्टर सिस्टम। क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली या विनिमय प्रणाली कहिए, यानी एक दूसरे के उत्पाद एवं सेवाएं ये एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक, अब जरा समझिए आगे चलकर क्या होगा, इस विनिमय प्रणाली में कुछ समस्या आएगी। क्या समस्या आएगी, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है। जैसे मान लीजिए लोहार गया किसान के पास, ठीक है, दूसरे या तीसरे दिन कि यार गेहूं खत्म हो गया भाई, मुझे 10 किलो गेहूं दे दो यार। ठीक,
किसान कहेगा अरे यार अभी तो हमें तुम्हारे ये फावड़े कुदाल की जरूरत ही नहीं है, मैं तो अभी कुछ दिन पहले ही ले आया था, तो मुझे आवश्यकता ही नहीं है, तो मैं क्यों गेहूं दूं। तो यानी जरा एक चीज को समझिए कि ये विनिमय तभी संभव था जब दोनों की जरूरत हो। यानी अगर किसी एक की जरूरत नहीं है तो विनिमय में परेशानी आती थी। दूसरी बात, विनिमय का यानी एक जो है क्या है, फावड़ा बना रहा है, सपोज हल बना रहा है, और दूसरा गेहूं उगा रहा है, तो दोनों का मूल्य कैसे, मतलब विनिमय की मात्रा और उसका वो मूल्य निर्धारण कैसे होगा, इसकी समस्या आने लगी। अब मान लीजिए सपोज किसी को एक्सचेंज में, किसान को कुछ ऐसी चीज चाहिए जो 10-20 किलोमीटर दूर है, तो अब क्या वो सर पे अनाज उठा के 20 किलोमीटर दूर जाएगा और वहां से विनिमय करके लेके आएगा? नहीं। तो होगा क्या कि धीरे धीरे जब बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगती है, तो आप बचपन से ही पढ़ते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, पढ़ते हैं। तो उनको कुछ मतलब एक आवश्यकता महसूस होती है कि यार इस विनिमय का कुछ माध्यम होना चाहिए। क्या मैं कह रहा हूं, इस विनिमय का कुछ माध्यम होना चाहिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए कुछ। और तब इसी विनिमय के माध्यम के रूप में आविष्कार होगा किसका, मुद्रा का, यानी करेंसी का। ठीक, आगे मैं बताऊंगा जब आपको मिडिवल इंडिया पढ़ाऊंगा, तो शुरू में जो करेंसी होती थी जरा समझिए, तो शुरू में करेंसी ऐसी होती थी जो एक्सेप्टेबल हो सबको, यानी कोई भी चीज करेंसी नहीं हो सकती। आप अगर सोचिए आदिम युग में पेपर करेंसी लेके जाते, पेपर बदल लो, कोई नहीं बदलता। कुछ बहुमूल्य चीजें, सोना चांदी, आगे चलकर टोकन मनी का कॉन्सेप्ट आएगा, जरा समझिए, जिसकी फेस वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में काफी डिफरेंस होगा। खैर वो स्टोरी बाद में मैं कनेक्ट करूंगा, अभी उसको छोड़ देते हैं। बस इतना समझिए कि बार्टर सिस्टम में जब परेशानी आने लगी तो कुछ लोग इस विनिमय का माध्यम खोजने लगे, जिसको कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और वो विनिमय का माध्यम लोगों ने क्या खोजा, मुद्रा, यानी करेंसी आ गई। अब मुद्रा ले भाई, मुझे गेहूं दे दे, ठीक, और उसके पास मुद्रा है, और वो क्या करेगा, लो भाई मुझे फावड़े दे दो, किसी बार्बर के पास चला गया, मेरे बाल काट दो, कुछ भी कर सकता है। और तो और लंबे समय तक उसको रख भी सकता है, लेकिन गेहूं चावल को लंबे समय तक नहीं रह सकता था। इसे बार्टर सिस्टम की समस्याएं थी। तो अब जरा गौर करिए, इस विनिमय के माध्यम के हिसाब से मुद्रा का आविष्कार हो गया। अच्छा बताइए, जब मुद्रा का आविष्कार होगा तो क्या व्यापार बढ़ेगा या घटेगा? बट ऑब्वियस है, व्यापार बढ़ जाएगा। तो होगा क्या, जो ये व्यापार बढ़ेगा तो शुरू में तो आंतरिक व्यापार तक ही समृद्धि आएगी, यानी एक दूसरे से व्यापार करेंगे, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज बना लेंगे जो पता लगा दूसरे गांव वाले से ज्यादा बेहतर है, तो इसका एक्सपोर्ट भी चालू कर देंगे। और कहीं भारत ने कुछ ऐसी चीज बना ली तो उसको दूसरे देश में भी भेजने लगेंगे। यानी पहले तो आंतरिक व्यापार में वृद्धि होगी और धीरे धीरे बाह्य व्यापार में भी वृद्धि होगी, एक्सटर्नल ट्रेड में भी वृद्धि होगी। और जरा गौर करिए, जो ये झिंगा लाला हुम वाला आदमी था, ये कैसे डेवलपमेंट कर रहा है, जरा इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है। कैसे कर रहा है, पशुपालन स्टार्ट कर रहा है, कृषि स्टार्ट कर रहा है, किसी वजह से कृषि अधिशेष होता है, किस वजह से होता है अभी मैं बताऊंगा, एग्रीकल्चरल सरप्लस, उसके बाद विनिमय स्टार्ट होता है, बार्टर सिस्टम। इस बार्टर सिस्टम में कुछ समस्या आती है, मुद्रा का जन्म होता है, मुद्रा का आविष्कार होता है, व्यापार बढ़ता है, आंतरिक व्यापार बढ़ता है, बाह्य व्यापार बढ़ता है, और देखते देखते ये झिंगा लाला जो हुम है वो एकदम सभ्य आदमी बन जाता है, सिविलाइज्ड हो जाता है, और एक नई सिविलाइजेशन को पैदा करता है, एक नई सभ्यता का उद्भव होता है। ठीक, अब जरा समझिए, ये एक जनरल फिनोमिना है, जनरल फिनोमिना है। हम इसको अप्लाई करते हैं कहां, जरा इतिहास पे अप्लाई करके देखते हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन पे ही अप्लाई कर लेते हैं, जरा समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता पे, या जो हम अभी पढ़ रहे हैं इसी स्टोरी पे इसको अप्लाई करके देखते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, यकीन मानिए, अगर आप ये चीज समझ गए तो इतिहास में आपको कुछ भी आगे परेशान करने वाला नहीं। ठीक, जरा गौर करिए कि पाषाण युग में, जरा देखिए, थोड़ा समझिए, पाषाण युग में आदमी जो है आखेट एवं खाद्य संग्राहक की अवस्था में कब था, पूरा पाषाण में। मध्य पाषाण में क्या आया, पशुपालन। नव पाषाण युग में कृषि आया, ठीक, और इसी नव पाषाण, अभी जो मैं चर्चा कर रहा था, इसी नव पाषाण काल में क्या हुआ, जरा सा समझिए, धातुओं की भी खोज हुई और मनुष्य ने ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का जन्म किया, जिसकी चर्चा मैं अभी जस्ट पहले कर रहा था। लेकिन वो ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग, बहुत गौर से समझिएगा जो मैं बता रहा था, यानी ये लोग रहते कहाँ थे, पहाड़ी इलाकों में, नदियों के पास रहते थे, किसी दोआब या उपजाऊ जैसी
जगह पे नहीं रहते थे जहां से कुछ एग्रीकल्चरल सरप्लस हो। ठीक, बहुत गौर से समझिएगा। इन्हीं में से कुछ लोग क्या करेंगे, भारत के कुछ इतिहासकारों का ऐसा मत है कि इन्हीं में से कुछ लोग यानी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के ही कुछ लोग एक तो कहां पहुंच जाएंगे, दोआब में पहुंच जाएंगे, और दूसरी बात टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस्ड हो जाएंगे। तकनीकी रूप से भी उन्नत कैसे हो जाएंगे, इसी तांबे में टिन मिलाकर क्या करेंगे, कांसा बना लेंगे। तो इसी ताम्र पाषाणिक संस्कृति के कुछ लोग क्या करेंगे, दोआब में पहुंचेंगे और कांसा बना लेंगे, और धीरे धीरे कृषि उत्पादन बढ़ जाएगा, कृषि अधिशेष होने लगेगा। आगे शुरू में तो बार्टर सिस्टम रहेगा, धीरे धीरे कोई करेंसी आएगी, व्यापार, आंतरिक व्यापार बढ़ेगा, बाह्य व्यापार बढ़ेगा, और धीरे धीरे एक पूरी सभ्यता का विकास हो जाएगा। ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं, कुछ नहीं भी कहते, मैं बताऊंगा उस चीज को आगे। तो जरा समझिए, पूरी एक सभ्यता आ गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता बन गई उन झिंगालाला हुमुम वालों से। ठीक, तो अब जरा गौर करिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सभ्यता का आधार क्या था, यानी जो ये सभ्यता इवॉल्व हुई, जो ये सभ्यता डेवलप हुई, विकसित हुई, आखिर उसका आधार क्या था, जरा सा यही देखिए ये चेन। और कुछ देर के लिए वीडियो पॉज कर दीजिएगा, वीडियो पॉज करके सोचिएगा कि आखिर कौन सी चीज है जो उस सभ्यता का आधार है। ठीक, उसके बाद तो मैं बता रहा हूं तो सुनिएगा ही। ठीक, ठीक है, तो जरूर वीडियो पॉज करके सोचिएगा, क्योंकि उसका कुछ पर्पस होता है। चलिए अब मैं बताता हूं कि अगर आप देखिए इस सभ्यता का जो आधार है वो क्या है, एग्रीकल्चरल सरप्लस है, यानी कृषि अधिशेष है। अगर ये कृषि अधिशेष खत्म हो जाए, जरा गौर करिएगा, अगर ये कृषि अधिशेष खत्म हो जाए तो सारी चीजें जो हैं, सारी प्रक्रिया उल्टी हो जाएगी, जरा गौर करिएगा। यानी पहले क्या होगा, वाह व्यापार जाएगा, धीरे धीरे आंतरिक व्यापार गायब होगा, फिर मुद्रा गायब होगी, बार्टर सिस्टम आ जाएगा, जरा गौर करिए, और फिर से कुछ दिन में झिंगालाला हुम हुम चालू कर देंगे। खैर, मजाक कर रहा था। तो जरा सोचिए, जब मैं आपको अभी जस्ट अगला ही चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन में बताऊंगा। ठीक, तो उस पतन में बहुत से लोगों ने बहुत से कारण बताए हैं। कोई कहेगा कि यार जलवायु परिवर्तन हो गया था और उसके वजह से मतलब सूखा पड़ गया था। उस जलवायु परिवर्तन से और सूखे से क्या होगा, कृषि अधिशेष प्रभावित हो जाएगा। जरा गौर करिए, और मॉडर्न रिसर्च क्या कहती है कि वास्तव में इस सभ्यता का पतन नहीं हुआ, बल्कि एक नगरीय सभ्यता ग्रामीण संस्कृति में तब्दील हो गई। तो आखिर ये सभ्यता कैसे ग्रामीण संस्कृति में तब्दील हो जा रही है, इस तरह के विवेचन अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो वहां नहीं समझ पाएंगे। ठीक, तो ये जो एक जनरल फिनोमिना है, इसको मैंने अभी अप्लाई किया कैसे, पाषाण युग से जो हम ताम्र पाषाणिक संस्कृति और आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कनेक्ट कर रहे हैं, उससे आइए एक जगह से और इसी फिनोमिना को कनेक्ट करते हैं, और वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे इतिहास की समझ आपको हो जाएगी। जरा गौर करिए, इसी तरह मैं आपको बताऊं, जब आप वैदिक एज पढ़ेंगे, जब आप वैदिक युग पढ़ेंगे, तो आप कुछ इस तरह की चीजें पढ़ेंगे कि जो ऋग वैदिक आर्यंस थे वो बेसिकली सप्त सैंधव क्षेत्र में रहते थे, और फिर जब इधर इन्होंने दोआब में विस्तार किया, यानी लेटर वैदिक एज में, जरा गौर करिएगा, तो ये जो ऋग वैदिक आर्यंस थे, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये छोटे छोटे जन में विभाजित थे। ये बेसिकली कबीला हुआ करता था, बहुत ध्यान से, छोटे छोटे जन में विभाजित थे। इनकी जो अर्थव्यवस्था थी, कबीलाई अर्थव्यवस्था थी। पशुपालन इनके लिए महत्वपूर्ण था, कृषि विषय नहीं महत्वपूर्ण था, बहुत ध्यान से समझिएगा, आगे इस चीजों को पढ़ाऊंगा। इनके लिए पशुपालन महत्वपूर्ण था। जब इधर आएंगे, यानी गंगा यमुना के दोआब में आएंगे, लोहे का आविष्कार होगा। इस लोहे के आविष्कार की वजह से क्या होगा, एक तो इस पूरे जंगल को साफ कर देंगे, ढेर सारा क्षेत्र मिल गया, प्लस गहरी जुताई चालू होगी, उत्पादकता बढ़ गई। तो जरा गौर करिए, ढेर सारा क्षेत्र भी मिल गया, उत्पादकता भी बढ़ गई, तो एग्रीकल्चरल सरप्लस भी बढ़ जाएगा। तो जरा गौर करिए इधर, तो ऋग वैदिक एज में ये क्या है, बेसिकली आप कह सकते हैं कि नोमैडिक है, पशुपालन इनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे लेटर वैदिक एज में आते आते इनके लिए कृषि महत्वपूर्ण हो जाएगा और एग्रीकल्चरल सरप्लस दिखेगा। अब जरा यहां आ जाइए भाई, तो मैंने क्या कहा, लेटर वैदिक काल में आते आते एग्रीकल्चरल सरप्लस दिखेगा। और पोस्ट वैदिक में ये इत्तेफाक नहीं है, पहली बार मुद्रा जो आप लोग रटते रहते हैं, पंचमार्ग 500 बीसी के आसपास, जो पहली बार 500-600 बीसी के इर्द गिर्द मुद्रा का आविष्कार हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, जरा गौर करिएगा, इसी प्रोसेस के तहत हो रहा है।
और आगे चलकर आप लोग ये भी पढ़ते रहते हैं कि गुप्तोत्तर काल में मुद्राओं के साक्ष्य ही नहीं मिलते और स्थानीयकरण हो जाता है, लोकलाइजेशन हो जाता है, भूमि आधारित अर्थव्यवस्था हो जाती है। क्यों? वह व्यापार गायब होता है, धीरे धीरे आंतरिक व्यापार गायब होता है, ये प्रोसेस उल्टा होता है और मुद्रा भी गायब हो जाती है। ये चीज आप एंशिएंट में आगे पढ़ते रहते हैं। जब वहां पहुंचेंगे तो आप चीजों को समझ पाएंगे। ठीक, तो जरा आप समझिए मैं जो बताना चाह रहा हूं, मैं क्या बताना चाह रहा था, जरा इस चीज को गौर से समझिए, पूरे इतिहास को लिंक करिए। ऋग्वैदिक एज में क्या है? जन है। ऋग्वैदिक एज में जन होंगे, आगे चलकर लेटर वैदिक में यही जन जो है, सॉरी थोड़ा इसको बड़ा कीजिए, लेटर वैदिक एज में यही जन आपस में मिलकर या युद्ध अथवा विजय के द्वारा जनपद में तब्दील हो जाएंगे। इसके आगे चलकर और बड़ा हो जाएगा, महाजनपद में तब्दील हो जाएंगे। जरा गौर करिएगा। और उत्तर भारत में, उत्तर भारत क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दक्षिण भारत में एक ही था अस्मक। उत्तर भारत में लगभग 16 महाजनपद मिलेंगे। जरा गौर करिए, लगभग टोटल 16 महाजनपद यहाँ पे होंगे और इन 16 में जो सबसे प्रतापी होगा, जो सबको जीतेगा, वो मगध महाजनपद होगा और महाजनपद से एम्पायर बन जाएगा, मगध साम्राज्य बन जाएगा। और इस मगध साम्राज्य में कई वंश होंगे, ठीक है, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। इस नंद वंश का जो अंतिम राजा रहेगा धनानंद, उसको चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मार के मौर्य वंश की स्थापना करेगा। तो जरा समझिए, मौर्य वंश, मौर्य राजाओं के अधीन क्या हो रहा है? भारत का केंद्रीकरण हो रहा है। आगे चलकर ये फिर भारत का विकेंद्रीकरण हो जाएगा मौर्योत्तर काल में। यानी मौर्य काल में क्या हो रहा है? केंद्रीकरण हो रहा है। मौर्योत्तर काल यानी पोस्ट मौर्य में क्या होगा? विकेंद्रीकरण हो जाएगा, यानी छोटे छोटे भागों में भारत टूट जाएगा और साथ में कुछ विदेशी आक्रमण भी होंगे, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस, कुषाण। आगे चलकर इस विकेंद्रीकरण को गुप्त लोग दूर करेंगे, गुप्त शासक, ठीक है। तो फिर से केंद्रीकरण होगा गुप्तोत्तर काल में। आगे चलकर फिर से विकेंद्रीकरण होगा। जरा गौर करिए, फिर से विकेंद्रीकरण होगा। आगे चलकर जब तुर्क आएंगे यानी दिल्ली सल्तनत में, तो ये लोग भी कुछ केंद्रीकरण का प्रयास करेंगे, लेकिन बेचारे वही विदेशी आक्रमण, मंगोल, तैमूर, लंग, ये सब अभी उतनी तरह से थोड़ा बहुत केंद्रीकरण किए ही थे। फिर इनके अंतिम समय में जब विकेंद्रीकरण चालू होगा, तब तक बाबर आ जाएगा और मुगल लोग भारत का फिर से केंद्रीकरण करेंगे। उत्तर मुगल काल में क्या होगा? उत्तर मुगल काल में नादिर शाह, अब्दाली के आक्रमण होंगे, शासक कमजोर होंगे, फिर से विकेंद्रीकरण होगा। और अंग्रेज क्या करेंगे? उसका केंद्रीकरण करेंगे। ये अंग्रेज जब जाने वाले थे तो फिर से भारत कम से कम 500-600 टुकड़ों में बंटने वाला था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह श्रेय दिया जा सकता है कि भारत का फिर से इन्होंने केंद्रीकरण किया और उसको एक अखंड इकाई बनाई। तो जरा गौर करिएगा, जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो क्या है? एक नॉर्मल फिनोमिना, एक जनरल फिनोमिना समझिए कि आखिर कैसे आदमी इस स्टेज से किसी सभ्यता तक पहुंचता है, किसी सिविलाइजेशन तक पहुंचता है, ठीक है। तो चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात करेंगे, चाहे हम ऋग्वैदिक से स्टार्ट करेंगे, लेटर वैदिक, पोस्ट वैदिक, यानी ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, वैदिकोत्तर काल, आगे जिसको आप महाजनपद काल और इस तरह कहते हैं, चाहे मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, वो सारी स्टोरी एक दूसरे से लिंक्ड होती जाएगी। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये आपने समझ लिया तो यकीन जानिए तो आपको चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी। ठीक, तो मैं बेसिकली बता क्या रहा था, जरा गौर करिए। मैं क्या बता रहा था? मैं ये बता रहा था कि नव पाषाण काल के अंत तक आते आते धातुओं का प्रयोग हुआ। पहली धातु मनुष्य ने जो खोजी वो थी तांबा, और पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग करने लगे कुछ लोग। इन्हीं लोगों को हम ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग कहते हैं। और जब ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का वितरण भारत में देखा जाता है तो मुख्यतः 3 जगह दिखाई देता है। 3 जगह यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में दिखाई देता है, इसके अलावा मालवा में दिखाई देता है, पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी दिखाई देता है। तो इसमें कई छोटे छोटे बस्तियां, ग्रामीण बस्तियां मिलेंगी आपको। ठीक, आहार, गिलुंद, बालाथल, इसमें भी कई लगदा, कैथा, नौदा, टोली, इस तरह की बहुत सी बस्तियां मिलेंगी। यहाँ भी जोरवे, दैमाबाद, बहुत सी बस्तियां मिलेंगी। लेकिन जो किसी एक रिप्रेजेंटेटिव साइट के नाम पर इस पूरी संस्कृति का नाम रख दिया जाएगा, जैसे रिप्रेजेंटेटिव साइट मतलब जहां उसके साक्ष्य बहुत अच्छे मिले हैं,
जहां लगभग सारे फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, उसको बोलेंगे प्रतिनिधि स्थल आप कह सकते हैं। तो उसी तरह इसका नाम जो है आहार संस्कृति रख दिया जाएगा, इसका मालवा संस्कृति, और जोरवे के नाम पर इसका नाम जोरवे संस्कृति। तो जरा गौर करिए, जो मैं ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां, यानी नौ पाषाण के बाद मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां, वो कैसे एग्जिस्टेंस में आई, भारत में उनका वितरण कहां कहां है, और आगे इसी से स्टोरी फिर और कनेक्ट होगी। तो अब हम बेसिकली आपको थोड़ी सी चर्चा इस पे कर देते हैं। देखिए, यूपीएससी इस पे मतलब सवाल उसने नहीं पूछे हैं, कम पूछे हैं, ठीक है, मतलब सिविल सर्विसेज के अलावा अन्य जगह कहीं आप देखेंगे तो सवाल आते रहते हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि यहाँ से सवाल नहीं आएगा, ठीक। लेकिन इसको हम उतनी गहराई से देखिए, चूंकि ये अंडरस्टैंडिंग बनानी थी पूरे इतिहास की, तो मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया। लेकिन जहां से सवाल कम यूपीएससी पूछती है, वहां हम कम विस्तार में जाएंगे, जहां से बहुत पूछती है वहां बहुत विस्तार में जाएंगे, ठीक, हमारा ये अप्रोच होगा। तो इन ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों को भाई आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये हैं, इनका वितरण कहाँ है, क्या क्या कहते हैं, थोड़ा सा ये इन चीजों को हम देखते हैं। देखिए, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अभी तक मैं आपको बेसिकली समझा रहा था ये चीजें। तो नाम, अगर मैं सबसे पहले नाम की चर्चा करूं, तो आप बहुत इजी है मेरे ख्याल से, अब तो आप समझ ही रहे होंगे कि ताम्र और पाषाणिक, तांबा और पत्थर, स्टोन, कापर और पत्थर, दोनों का ये लोग साथ साथ प्रयोग करते थे। बेसिकली ग्रामीण संस्कृतियां थी, चैल्कोलिथिक कल्चर कहते हैं, ठीक है, मतलब कॉपर एंड लिथ मतलब पत्थर, ठीक। तो नाम समझते रहिएगा क्यों है। अब इसका भारत में आइए वितरण देख लेते हैं, जो प्रमुख क्षेत्रों में है जरा सा उसको देखते हैं। तो भारत में जो ताम्र पाषाणिक बस्तियां हैं, हालांकि मैंने आपको मैप पे समझा दिया, और मैप ही पे दिमाग में रखिएगा, कभी नहीं भूलेगा, रटने की तो जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप उसको मैप में दिमाग में रखेंगे, ठीक। तो एक तो है भाई दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, और वो किस नदी की घाटी में है, बनास नदी की घाटी में, ठीक। तो जो उस फिगर को याद करिएगा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान वाले फिगर को, जैसे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है, बनास नदी की घाटी में, और यहां भी ढेर सारी बस्तियां मिलेंगी, लेकिन उसके एक रिप्रेजेंटेटिव साइट के नाम पर हम उस पूरी संस्कृति का नाम रखें, ठीक। जैसे मैं जो कहना चाह रहा था, जरा समझिए मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, यहां देखिए जरा सा। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, बनास नदी की घाटी में, इसी वजह से इसको बनास संस्कृति कहते हैं, या आहार एक स्थल है जिसके आधार पर हम इसको आहार संस्कृति भी कहते हैं। अभी हम इसको डिटेल से देखेंगे, जरा समझिए, सिर्फ मैं वितरण आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की बस्तियां बेसिकली 3 जगह मिली। पहला, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, बनास घाटी, इसको 2 नामों से पुकारा जा सकता है, बनास संस्कृति कहा जा सकता है, आहार संस्कृति कहा जा सकता है। बनास संस्कृति इस वजह से क्योंकि बनास नदी घाटी में मिली, आहार संस्कृति इस वजह से क्योंकि इस संस्कृति में जो आहार एक स्थल है, साइट है, वो इसका रिप्रेजेंटेटिव साइट है, प्रतिनिधि स्थल है, मतलब वहां पे जो विशेषताएं मिली हैं बहुत अच्छी तरीके से मिली हैं इस संस्कृति की, ठीक। दूसरा देखिए, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, ठीक इसी के बगल में जरा गौर करिएगा, नर्मदा घाटी में जो है एक क्षेत्र, मतलब वो पूरा क्षेत्र है, उस इस संस्कृति को हम क्या कहते हैं, मालवा संस्कृति कहते हैं। मालवा संस्कृति क्यों कहते हैं, क्योंकि मिली तो कई साइट्स हैं, लेकिन जो मालवा है वो रिप्रेजेंटेटिव साइट है या प्रतिनिधि स्थल है, वहां से विशेषताएं बहुत अच्छी तरीके से मिली हैं। और मैं आपको बताऊं कि मालवा से बेसिकली जो मालवा का मृदभांड था, वो इन सारी संस्कृतियों में सबसे उत्कृष्ट था, ठीक, सबसे उत्कृष्ट था वो मृदभांड। जैसे मैं आपको दिखाऊं, देखिए जरा सा इसका फिगर देखिए, ये बेसिकली मालवा का पॉटरी है, मृदभांड है, ये सबसे उत्कृष्ट था। मृदभांड से संबंधित कई चर्चा देखिए होती है, कई चर्चा, मतलब मृदभांड को बनाने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, मतलब जो अमीर लोग रहते हैं, अब जैसे सबसे उत्कृष्ट मृदभांड जब मैंने कहा मालवा का है, इसका मतलब अमीर लोगों का है, जरा समझिए, यानी यहाँ के लोग अमीर हुआ करते थे, धनी हुआ करते थे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मृदभांड का जरा मतलब समझिएगा कि अगर उद्देश्य क्या है, नॉर्मली 2 उद्देश्य होता है, एक तो डेकोरेटिव हो सकता है, मतलब आप अपने घर में जैसे बड़े बड़े लोग सजा के पॉटरी रखते हैं, पॉट्स तमाम तरह के रखते हैं, एक डेकोरेटिव, और दूसरा यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता क्या है, जैसे गरीब आदमी के यहाँ देखेंगे तो उसमें पानी भर के रखा जाता है, सेम वैसा ही पहले भी था, यानी उत्कृष्ट मृदभांड है तो उससे ये पता चलता है कि मालवा के लोग धनी हुआ करते थे, जरा गौर करिएगा। तो मृदभांडों से रिलेटेड कई चर्चा है, यहाँ अभी विषयांतर हो जाएगा कि आखिर उसका उद्देश्य क्या है,
क्या भाई हाथ से बनाए जाते थे या चाक से बनाए जाते थे, चाक पे, आप समझ रहे हैं, तमाम तरह की चर्चा है, अभी हम उधर नहीं बढ़ेंगे। बस इतना समझिए कि जो मालवा संस्कृति का मृदभांड था वो सबसे उत्कृष्ट माना जाता था। ठीक, आइए जरा सा हम लोग जो देख रहे थे, तो दूसरी हो गई मालवा संस्कृति। तीसरी जिसको हम जोरवे संस्कृति कहते हैं, जरा गौर करिएगा, ये पश्चिमी महाराष्ट्र में है। ताप्ती एक नदी है भाई, सिर्फ ताप्ती की घाटी में नहीं है, इसके अलावा प्रवरा एक प्रवरा नदी है। ठीक, दहमाबाद आपने सुन रखा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इस तरह के स्थल आपको दिखाई देंगे, गोदावरी की बेसिकली सहायक है। तो प्रवरा, ताप्ती आदि नदियों की घाटी में ये जो संस्कृति थी, पूरा क्षेत्र था पश्चिमी महाराष्ट्र में, इसको हम जोरवे संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जितने स्थल मिले, जितनी बस्तियां मिली, उसमें जोरवे इसकी रिप्रेजेंटेटिव साइट थी, प्रतिनिधि स्थल था। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, जोरवे संस्कृति कहते हैं। और इन सभी भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में ये सबसे बड़ी थी और सबसे बाद की है। अगर आप देखिए जरा सा डेवलपमेंट, आप देखिए कि पहले बनास में, उसी के ठीक बगल पश्चिमी मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, मतलब आप समझिए जरा गौर से, अगर आप इन चीजों को समझेंगे तो संभवतः कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है वो भी आप समझ पाएंगे। आपको रटने की जरूरत नहीं होगा कि सबसे बाद में कौन हुआ होगा। हालांकि ये चीजें हर जगह उस तरह सही नहीं है, ठीक, क्योंकि डेवलपमेंट ऐसा नहीं कि ऐसे एकदम लीनियर ऑर्डर में हो रहा है, वहां आया फिर यहां आया फिर नीचे आएगा। वो तो डेवलपमेंट कहीं भी हो सकता है, जहां भी नदी घाटी पहाड़ियां इस तरह मानव गया हो सकता है, डेफिनेटली। तो जोरवे संस्कृति सबसे बाद की, सबसे बड़ी, मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है उत्खनन, ये सबसे बड़ी इसलिए थी क्योंकि इसका सबसे ज्यादा उत्खनन कराया गया और हमें सबसे बड़े साक्ष्य मिले। इसका यह मतलब नहीं कि ये लोग हो सकता है छोटे ही रहे हों, अभी इनका उतना विस्तृत तौर पर उत्खनन नहीं हुआ। सबसे विस्तृत उत्खनन किसका हुआ है, इनका हुआ है। और इसी वजह से बेसिकली आप इनको कहते हैं, या एक जगह किताब में लिखा हुआ फैक्ट पाते हैं कि सबसे बड़ी ताम्रपाषाणिक संस्कृति कौन थी, जोरवे संस्कृति थी। ठीक, तो ये तो एक सामान्य सा परिचय है कि भारत में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां जो है तीन जगह मोटी मोटी थी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, जिसको हम बनास संस्कृति या आहार संस्कृति कहते थे, ठीक, मालवा में, मालवा वाले क्षेत्र में मालवा संस्कृति कहते थे, पश्चिमी महाराष्ट्र में उसको जोरवे संस्कृति कहते थे। ठीक, अब थोड़ा थोड़ा इन सबों के बारे में भी हम देख लेते हैं, तो हमारी चर्चा ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से संबंधित समाप्त हो जाएगी। आइए थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। आहार संस्कृति देखिए, काल वाल किसी का याद मत करने लगिएगा, ठीक, याद मत करिएगा, एक दिमाग में रहे कि अच्छा इस टाइम पीरियड का था, अच्छा ठीक है, हाँ इस टाइम पीरियड का था, एक मोटा मोटा रेंज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जरा गौर करिए, जो आहार संस्कृति है इसमें आहार, गिलुंद, बालाथल, इस तरह के कई छोटी छोटी बस्तियां मिली हुई हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, क्या कहा कि ये आहार बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव साइट है, मतलब यहाँ विशेषताएं जो मिली हैं बहुत अच्छे तरीके से मिली हैं। इस वजह से इसके नाम पे हम क्या कहते हैं, पूरी संस्कृति को कहते हैं आहार संस्कृति। ठीक, आहार को ही ताम्रवती भी कहते हैं, या आपको ताम्बवती, ताम्बवती भी मिलेगा। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि यहाँ समझिए, यहाँ पे तांबे की ही वस्तुएं मिली, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, ताम्रवती या ताम्बवती। एक छोटी सी विशेषता है, जानबूझ के मैं मतलब फिर भी आपको काफी विस्तार से बता रहा हूं, चूंकि यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो सवाल की संख्या जो है बहुत लिमिटेड है, मतलब न के बराबर है, इस वजह से इस पे ज्यादा मैं विस्तार नहीं दे रहा हूँ। चूंकि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है, तो उसको कनेक्ट करते हुए मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ। मैंने बताया कि जहां से यूपीएससी सवाल पूछेगी उस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस, जहां से कम पूछती है, जिस एरिया से जो नहीं इंपॉर्टेंट है उस पर उतना ही कम फोकस। ठीक, तो आहार संस्कृति में जानते रहिएगा, कुछ स्थलों को जानते रहिएगा, आहार को ताम्रवती या ताम्बवती इस तरह की चीजें कहते थे, ये जानते रहिएगा। ठीक, आइए मालवा संस्कृति देखिए। ठीक है, मालवा में कई मतलब बस्तियां मिली, जैसे मालवा, कैथा, एरण, नौदा टोली, नगदा, इस तरह की कई मिली। लेकिन हम इसको बेसिकली क्या कहते हैं, मालवा कल्चर या मालवा संस्कृति कहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली इस संस्कृति का, इस पूरे एरिया का एक रिप्रेजेंटेटिव साइट है। इसमें नौदा टोली को जानते रहिएगा, इसका उत्खनन एसडी संकालिया ने कराया, सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल इसको कहा जाता है। वो सबसे बड़ा कहने का मतलब बस यही समझ लीजिएगा कि सबसे ज्यादा उत्खनन इसका हुआ होगा, इस वजह से इसको सबसे बड़ा कह रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि ये सबसे बड़ा था, ठीक, सबसे ज्यादा उत्खनन इसका हुआ, सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल था, एसडी संकालिया ने किया। कुछ स्टेट कमीशन में नॉर्मली इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यूपीएससी थोड़ा सा इस तरह के सवालों से, किसने उत्खनन कराया, नहीं, कहीं कहीं रेलिवेंट जहां है वहां वहां तो पूछती है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में बताऊंगा जब उसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ, लेकिन इन सब जगहों पे नहीं पूछती।
ठीक, तो इस तरह की थी मालवा संस्कृति, और मालवा संस्कृति के मृदभांड काफी बेहतर हुआ करते थे। इसके अलावा जरा समझिए, इस संस्कृति के जो है जोरवे संस्कृति, जरा समझिए, जोरवे संस्कृति अगर आप देखेंगे तो 1400 से 700 बीसी, जरा इस चीज को समझिएगा, 1400 से 700 बीसी, यानी ये 700 बीसी का समय जरा समझिएगा, गौर करिएगा। तो ये बेसिकली आगे चलकर आपको मैं बताऊंगा कि ये जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के शुरू में भी थी, उनके साथ साथ भी चली और उसके बाद तक भी रही। जैसे आगे अगर मोटी मोटी मैं बात करूं, कालक्रम में बताऊंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, लेकिन अगर मोटी मोटी बात आपको दिमाग में रखनी हो तो 2500 बीसी से 1500 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता का आप टाइम पीरियड मान लीजिए मोटा मोटा। आगे कार्बन डेटिंग के अनुसार क्या है, डीपी अग्रवाल ने जो बताया वो सब चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन अभी समझ लीजिए कि 2500 बीसी से 1500 बीसी तक मोटा मोटा काल था। अब देखिए जरा गौर करिए, ये 700 बीसी तक थी ताम्र पाषाणिक संस्कृति, यानी कहीं ना कहीं ये जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ तो थी, उसके बाद तक भी रही। तो सबसे बाद की जो आपने पढ़ा था जोरवे संस्कृति है, वो जानते रहिएगा, टाइम पीरियड मत रटने लगिएगा, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, बस ये दिमाग में रखिएगा कि जोरवे संस्कृति सबसे बाद की थी। अब जरा देख लीजिए भाई, महाराष्ट्र में भी कहां कहां, अहमदनगर जिला, अच्छा देखिए एक चीज बता रहा हूं कि मैंने बाइफरकेट करके ऐसे लिख दिया, उसका रीजन है, मतलब थोड़ा सा इस चीज को इसी तरह देखिएगा, एनसीईआरटी में इसी तरह दिया है, आर एस शर्मा जी ने ऐसे ही दिया है, ठीक। और एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अक्सर लोग ये बोल जाते हैं कि मतलब एनसीईआरटी पढ़ लेना। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि शायद आप 20, 25, 30, 40 बार अगर एंशिएंट की एनसीईआरटी, मेरा अपना पर्सनल अनुभव हो सकता है मेरा दिमागी स्तर कम हो, 20, 25, 30, 40 बार अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे एंशिएंट की, तब आप उसको कुछ कुछ समझने लगेंगे। तब एक दो बार में हवा नहीं लगेगी, इस बात की गारंटी, क्या कह रहा हूं, गारंटी है इस बात की, ठीक। तो जैसे आपको जो पढ़ाया जा रहा है, देखिए ये कोर्स जो डिजाइन किया गया, जरा इस चीज को समझिए, अगर आपका काम हो जाता है, आपके प्री के सवाल हो रहे हैं, काफी चीजें हैं, तो ठीक है, आप एक आध दो बार रीडिंग मार लीजिएगा, ठीक। लेकिन अब उस पर एकदम तुल मत पड़िएगा कि हाँ एनसीईआरटी, स्पेशली एंशिएंट की बात कर रहा हूं, मेडिवल मॉडर्न पढ़ लीजिए, सतीश चंद्रा विपिन चंद्रा ने लिखी है, ठीक है, ठीक। इसको एक आध दो बार पढ़िएगा, कहीं बहुत न समझ में आए तो उस पर एकदम जुट मत जाइएगा कि माँ कसम इसको समझ के रहूंगा। नीड अपनी देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा मैं सॉल्व कर पाता हूं कि नहीं, ताकि एनसीईआरटी से अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई क्वेश्चन उठाए तो आपको चीजें पता चल जाए और एक अनकॉन्शियस माइंड में रहे, आप उसको कर लें। एग्जाम की ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक। तो इस एनसीईआरटी से थोड़ा सतर्क रहना है, सतर्क रहना है मतलब पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो जोरवे संस्कृति जरा देखिए, अहमदनगर जिले में, पुणे जिले में, नासिक जिले में, बेसिकली इन जिलों में, जैसा कि मैंने बताया कि महाराष्ट्र वाले एरिया में थी, इन जिलों में फैली हुई थी। अगर कुछ साइट्स की बात करूं, जैसे अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा, दहमाबाद, ठीक। पुणे की बात करूं तो चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव, इस तरह के कुछ साइट्स थे। ऐसे नासिक में और भी कई जगह हैं, मतलब और भी कई साइट्स हैं, प्रकाश, तमाम साइट्स हैं, लेकिन उनके चक्कर में ज्यादा पढ़ना नहीं। इन साइट्स को बस दिमाग में रखिएगा। अच्छा, जोरवे संस्कृति में ये साइट्स थी। अगर कुछ ये भी याद रह सके कि अच्छा अहमदनगर जिले में, पुणे जिले में ऐसा ऐसा था, बस इतना, इसको एकदम रटना नहीं, ठीक। और इसी जोरवे के नाम पर जो है इसको क्या कहा जाता है, जोरवे संस्कृति। यही एक स्थल है दैमाबाद, क्या स्थल है, दैमाबाद। और यहां से देखिए कांसे के एविडेंस मिले हैं, कांसे के साक्ष्य मिले हैं, जरा गौर करिए। शायद आपने मतलब मैं अगर थोड़ा बहुत भी आप पढ़े होंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो उसका सबसे दक्षिणतम स्थल जो है दैमाबाद। और सिंधु घाटी सभ्यता की एक खास बात थी क्या, कांसा, अभी आगे मैं बताऊंगा। उसी तरह देखिए स्टोरी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है। क्या स्टोरी कनेक्ट हो रही है, जैसे आप नव पाषाण काल जब पढ़ रहे थे तो उसमें आपने गणेश्वर पढ़ा था, जहां से तांबा मिला था। यानी तांबा उसका एक ऐसा नहीं कि एक कॉमन फीचर हो, हर जगह से मिल रहा है नव पाषाण कालीन स्थलों में, गणेश्वर से मिला था। और गणेश्वर से ही क्यों मिला था, मैंने ये भी बताया, राजस्थान में है, पास में तांबे की खाने हैं, मिला होगा उस तरह। तो देखिए जरा दैमाबाद से गौर करिएगा, कांसा, कांसे के साक्ष्य मिले हैं, ठीक। तो ये जोरवे संस्कृति है भाई, इसका कुछ इस तरह वितरण था, इसमें इस तरह की कुछ बस्तियां थी, ठीक। इसके अलावा कुछ सामान्य बातें जान लीजिए जो आपको थोड़ी सी जाननी चाहिए ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के बारे में। एक तो आपने देख लिया उसका वितरण, जैसे देख लिया कि कहां कहां है, ठीक। बनास संस्कृति कहां है, मालवा संस्कृति कहां है, जोरवे संस्कृति कहां है, किसमें कौन कौन से बस्तियां हैं, कौन कौन से साइट्स हैं। ये आपसे पूछ लिया जाए बालाथल कहां है,
नगदा कहाँ है, स्टेटमेंट के रूप में यूपीएससी दे दे कि नगदा कहाँ है, ठीक, इस तरह की चीजें पूछ लिया जाए। इनाम गांव किस संस्कृति से बिलोंग करता है, लिख दिया इनाम गांव जो है बनास संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल था, सही या गलत, मतलब इस तरह के स्टेटमेंट यूपीएससी दे सकता है। तो एक तो ये चीज जानते रहिए, प्लस इन ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की कुछ सामान्य विशेषताएं। सामान्य विशेषताएं क्या, जैसे ये ग्रामीण संस्कृतियां थी, समझिएगा ध्यान से, ये कोई शहरी या नगरीय सभ्यता नहीं थी, ये ग्रामीण संस्कृतियां थी, ठीक। और मैंने बताया कि इनकी मजबूरी थी, ये किसी दुआब उआब में नहीं बसे हुए थे, ये पहाड़ियों नदियों तो ये उतना ही उगा पाते थे जितना जीवन निर्वहन इनका हो जाए, ठीक। तो सबसिस्टेंस इकोनॉमी जिसको आप कहते हैं, बेसिकली ये उसी पे बेस्ड थे। इन्हीं में से अगर कुछ लोग, जरा समझिएगा, दोआब पहुंच गए और कांसा बना लिया, तो वो नगरीय सभ्यता बना देंगे, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन आगे हम कहेंगे। ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं, ये मैं बताऊंगा जब सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति बता रहा हूँ। कुछ लोग कहेंगे देसी उत्पत्ति के सिद्धांत, कुछ विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत, इस तरह के कुछ मत होंगे, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो ये लोग ग्रामीण संस्कृति थे, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल सरप्लस नहीं था, कब्रों को जो दफनाते थे वो नॉर्थ साउथ ऐसे दफन करते थे कब्रों को, उत्तर दक्षिण की दिशा में कब्र को दफन करते थे। मृदभांड वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया ही। तो इस तरह की चर्चा काफी है ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के बारे में, ठीक। तो देखिए आज हमने कौन सी अभी चर्चा की, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों, ठीक है, मतलब नव पाषाण काल से स्टोरी कनेक्ट हुई ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की। अब जो है आगे कौन सी स्टोरी कनेक्ट होगी, बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता की। तो अब हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें बहुत सी चीजें जाननी है, कई सब टॉपिक्स के तहत हम उसको कवर करेंगे और ढेर सारी चीजें, और उससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी देखते हैं। ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, कहिए कि जो हमने 3 छोटे छोटे चैप्टर्स कवर किए, मानव का उद्विकास, पाषाण युग और ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां, ठीक। इनफैक्ट ये शुरू के सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ठीक। तो ये जो शुरुआती 3 चैप्टर हैं, अगर मैं स्पेशली सिविल सर्विसेज एग्जाम की बात करूं यूपीएससी के, तो उस दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन एक सिरे से ये खारिज नहीं कर सकते आप कि सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे, ठीक। तो पहली बात, और लेकिन सिविल सर्विसेज एग्जाम की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जहां जैसा महत्व वैसा ही फोकस वहां पे उतना होगा हमारा, उतनी ही डिटेल से उसको पढ़ेंगे, उसके सारे एरियाज को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को देखने का प्रयास करते हैं। किन बिंदुओं के तहत हम इसको पढ़ेंगे, जरा सा इस चीज को देख लेते हैं, और प्रत्येक बिंदु से कैसे सवाल पूछे जाते हैं उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसके कुछ बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, फिर इसके नामकरण को लेके क्या डिबेट रही है वो बताऊंगा, विश्व की कुछ अन्य सभ्यताओं से बेसिकली इसकी तुलना की जाएगी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्यों, ये आपको वो चीज वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा इसकी नगर योजना पे बात करेंगे, नगर योजना के साथ साथ इसके प्रमुख स्थलों से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि कहां से की नर्तकी कहाँ मिली, तो गोदीवाड़ा कौन था, मतलब बंदरगाह नगर कौन था, पर्सियन सील कहां से मिली, फारस की मोहर, इस तरह की कुछ चीजें पूछी जाती हैं, बताऊंगा। फिर इसका आर्थिक जीवन कैसा था, बहुत महत्वपूर्ण है, धार्मिक जीवन, इसके सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, इसके उत्पत्ति से संबंधित जो मत है, क्योंकि उस उत्पत्ति डिस्प्यूटेड है, मतभेद है, कई मतों में आपस में भेद है, इसी वजह से उत्पत्ति से संबंधित कुछ मत हैं, उनको हम जानेंगे। इसके पतन से संबंधित कुछ मत है, उसको जानेंगे, और इसका कालक्रम बेसिकली हम अंतिम में जानेंगे। तो हम इन सारे बिंदुओं के तहत सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि आखिर इनसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पृष्ठभूमि, ठीक है, बैकग्राउंड। देखिए पृष्ठभूमि में हमने लिखा है, जैसे पहला ही पॉइंट लिखा है, मात्र 100 वर्ष पहले। जरा इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं, जरा इस चीज को देख लेते हैं। मात्र 100 वर्ष पहले, अगर मैं मान लूं कि इस समय 2020 चल रहा है, तो इससे 100 वर्ष पहले यानी 1920 की बात है, मतलब एक मोटा मोटा ये हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो 1921 में एक्चुअली क्या हुआ, दयाराम साहनी, क्या नाम है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, और आप लोग तो बचपन से ये फैक्ट पढ़ते चले आ रहे हैं। इस खोज का क्या महत्व रहा, जरा समझिए। मैंने क्या कहा कि लगभग आज से 100 साल पहले ही ये सभ्यता खोजी गई, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, और इसका महत्व क्या है, इस खोज का जरा समझिए, क्या महत्व है, जरा देखिए थोड़ा सा
इस चीज को जरा सा देखिए। आपको मैंने एडी और बीसी का कॉन्सेप्ट शुरू में ही बताया था, मेरे ख्याल से आपको याद होगा। अगर मैं मान लेता हूं ये 2020 न मान के मैं मान लेता हूं, ताकि कैलकुलेशन में आराम रहे कि इस समय वर्तमान में हम यहां हैं 2020 में, ठीक। और अभी मैं आगे आपको बताऊंगा वैदिक एज या वैदिक युग। तो वो वैदिक युग का जो समय है वो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच है। ये वैदिक युग का समय है, वैदिक एज का समय है, ठीक है। हालांकि इसका डिवीजन है 1500 से 1000 ऋग वैदिक एज, 1000 से 600 लेटर वैदिक एज। तो पूरा वैदिक युग 1500 से 600 बीसी के बीच में, ठीक है। और अगर मोटा मोटा हम मान लें तो 2500 बीसी से 1500 बीसी के बीच इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का समय है। तो जरा गौर करिए, ये वाली जो सभ्यता है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये वाली जो सभ्यता है इसके बारे में हमें पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई सभ्यता है, ठीक। इसके बारे में हमें पता कब चला? 1921 में पता चला, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कर दी। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो 1921 के पहले हम क्या सोचते थे? 1921 के पहले हम सोचते थे कि हमारी सभ्यता और संस्कृति, जो भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, उसकी शुरुआत यहां से हुई। जरा गौर करिएगा, जो भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति उसकी शुरुआत वैदिक युग से हुई है। यानी हमारी सभ्यता और संस्कृति अगर हम कहें तो 2000 इधर और 1500 इधर, 3500 साल पुरानी। तो यानी 1921 में हड़प्पा के खोज से पहले भारतीय लोग ऐसा समझते थे कि उनकी सभ्यता और संस्कृति जो है वो 3500 साल पुरानी है और जो कि वैदिक युग से चालू होती। लेकिन जैसे ही दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की तो अब हमारी सभ्यता और संस्कृति बेसिकली 3.5 तो ये है ही है, इससे 1000 ही नहीं बल्कि 2-3 हजार पीछे ले जाइए, लगभग 6-7 हजार वर्ष पुरानी हो। क्यों? क्योंकि आगे मैं बताऊंगा, ये तो बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैच्योर स्टेज है, परिपक्व स्टेज है, इसके पहले से ही स्टार्ट हो गई थी। तो अब हमारी जो सभ्यता और संस्कृति का इतिहास कहां ठहरता है, पीछे जाता है 6 से 7 हजार वर्ष पहले, ठीक। इस चीज को जब मैं कालक्रम बताऊंगा तो आप चीजों को और अच्छी तरीके से स्पष्ट कर पाएंगे, ठीक। तो हुआ क्या, जरा समझिए। इस खोज का जो परिणाम हुआ, जो चीज मैं आपको दिखा रहा था, जरा इस चीज को समझिए कि मात्र 100 वर्ष पहले 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज हुई और इस खोज के परिणाम स्वरूप हमारी सभ्यता और संस्कृति काफी पहले चली गई। लगता है सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट हुआ, नहीं पहले हम वैदिक एज ही मानते थे। पहली बात, ठीक, पृष्ठभूमि में एक पहली बात ये जानते रहिए। अच्छा, 1921 में बहुत ध्यान से समझिएगा, 1921 में ऐसा नहीं है कि दयाराम साहनी पहुंचे हड़प्पा के आसपास और हड़प्पा खोज दिया, का ये निकल गया भाई हड़प्पा। ऐसा नहीं कि 1921 में ही हड़प्पा की खोज हो गई। अरे प्रयास या कह लीजिए इसका बैकग्राउंड तो लगभग 100 साल पहले जाता है। यानी 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा, लेकिन इसकी चर्चा तो बेसिकली 100 साल पहले 1826 से ही हो रही थी। कैसे, अभी बताता हूं। यानी इसका बैकग्राउंड 1826 से ही चालू हो गया था, जो 1921 में जाके उन्होंने खोजा। एक्चुअली 1826 में क्या हुआ था, चार्ल्स मेसन नाम के एक आदमी थे, इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा के टीले को देखा और इसकी ओर कुछ इशारा किया, लेकिन बाकी आगे कुछ बात बन नहीं पाई। तो 1826 में चार्ल्स मेसन पहले व्यक्ति थे, ठीक, जिन्होंने इस ओर इशारा किया था, ठीक है। उसके बाद अगला लैंडमार्क इवेंट कब हुआ, लैंडमार्क कह रहा हूं, कुछ कुछ तो इसमें होता ही रहा था। कब हुआ? डलहौजी के समय। और डलहौजी का टाइम पीरियड अब तक तो आप लोगों को रट गया ही होगा, 48 से 56, कई बार कई तरीके से बताया। तो अगला लैंडमार्क इवेंट डलहौजी के समय होता है। और कब होता है? डलहौजी के समय रेलवे लाइन बिछ रही थी, कराची से लाहौर तक के बीच रेलवे लाइन बिछ रही थी। रेलवे लाइन बिछ रही थी तो भाई वहां खुदाई भी होगी, और उस खुदाई से कुछ ईंटें मिली, और वो भी कैसी ईंटें? पकी हुई ईंटें। तो देखिए, पकी हुई ईंटों का बड़ा महत्व है, गांवों में और भी ज्यादा महत्व है। कुछ बच्चे जो गांव के होंगे, शहरी बाबुओं की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग शहर में ही पैदा हुए, शहर में ही बड़े हो गए, गांव वालों से पूछेंगे तो अगर गांव वालों ने कुछ ईंटा अपने घर पे गिरवा लिया है या खरीद लिया है और रात भर सोते हैं, पता लगा 100-200 ईंटें गायब हो गए, पकी ईंट। ठीक, ईंटों की भी चोरी हो जाती है, सीमेंट की चोरी हो जाती है, गिट्टी की चोरी हो जाती है। तो जब रेलवे लाइन बिछ रही थी तो ढेर सारी ईंटें निकली, और उन ईंटों का उपयोग गांव वालों ने क्या किया, अपने कच्चे घरों को जो है बनाने में, मतलब सभी गांव वाले क्या किए, जो जिसको जो जो ईंटें मिलती थी वो अपना लेते जाता था भाई, ठीक। अब एक छोटी सी बात बताऊं आपको,
अगर कोई शहर है, छोटी सी बात समझिएगा, और कोई गांव है, तो एक फीचर तो है कि गांव में जो मकान होते हैं आप देखिए पक्की ईंटों के होते हैं, सॉरी, शहर में जो मकान होते हैं पक्की ईंटों के होते हैं, बर्न ब्रिक्स बोलते हैं जिसको, और गांव के जो मकान होते हैं कच्ची ईंटों के। अब कुछ लोग प्लीज मुझे मत बताइएगा कि सर आजकल गांव में भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, ये मैं जानता हूं, लेकिन मैं एक सामान्य बात बता रहा हूं कि अगर कोई नगरीय या शहरी सभ्यता है तो पक्की ईंट वहां का एक फीचर होगा, कोई ग्रामीण अगर संस्कृति है तो वहां कच्ची ईंटें मिलेंगी। तो जरा समझिए, चूंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी, इसी पक्की ईंट कच्ची ईंट से भी सवाल पूछा जाएगा, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो जरा गौर करिए कि जब रेलवे लाइन बिछ रही थी उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के एक व्यक्ति थे, और इनके निर्देशन में ब्रंटन बंधु दो लोग थे, आपको जानने की जरूरत नहीं है उनकी। ये लोग अपना काम कर रहे थे तो ईंटें भी मिली, और कनिंघम के एक मित्र ने इनको एक मुहर भी दी सिंधु सभ्यता से जुड़ी हुई, लेकिन ये उसके महत्व को नहीं समझ पाए। और एक चीज बता दूं कि जो भी प्राचीन इतिहास पढ़ रहा है या पुरातत्व का विद्यार्थी होगा, आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट रखता है, उनको कनिंघम को जरूर जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? कि ये इतने उत्साही व्यक्ति थे स्पेशली आर्कियोलॉजी को लेकर, कि ये पुरातत्व की चीजों में अगर सरकार नहीं भी सहायता देती थी तो अपने पैसे लगाकर ये बेसिकली पुरातात्विक खोजों में और सारी चीजों में इन्वॉल्व रहते थे हमेशा, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक, लेकिन जब उसके बाद रिटायर हो गई 1861 के आसपास, तो कैनिंग के साथ मिलकर इन्होंने 1861 में क्या खोला? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मैं क्या कह रहा हूं? ASI मैंने अगर लिखा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की एक स्थापना की। मैंने कहा ना कि कनिंघम अपने पैसों से बेसिकली क्या किया करते थे? पुरातत्व के काम को किया करते थे। जब रिटायर हो गए तो फुल टाइम उस समय कौन था? कैनिंग था। 1861 में इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की, और कैनिंग ने इन्हें पहला सर्वेयर बनाया। ठीक, पहले सर्वेयर यही नियुक्त किए गए। लेकिन ये संस्था ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। क्यों नहीं चल पाई ये संस्था ज्यादा दिनों तक? क्योंकि आगे फंड की प्रॉब्लम होने लगी। कई लोगों ने इसकी स्थापना की, इसको फिर से चलाने का प्रयास किया, लेकिन बस ऐसे ही चलता रहा। जो अगला लैंडमार्क इवेंट होगा पुरातत्व के फील्ड में स्पेशली, वो कर्जन के टाइम पीरियड में होगा। और कर्जन के टाइम पीरियड में कैसे होगा? कर्जन के समय बहुत ढेर सारी, जरा गौर करिए, कर्जन के समय अलग अलग क्षेत्रों में बहुत लोग अपना आर्कियोलॉजिकल सर्वे से रिलेटेड काम कर रहे थे, बहुत से लोगों ने। इस कर्जन ने क्या किया? सबको सेंट्रलाइज्ड किया, एकीकृत किया पहले, और उसको सेंट्रलाइज्ड कर दिया, और एक डायरेक्टर जनरल बनाया, डायरेक्टर जनरल का पद बनाया। और क्या कहा कि अब ये सारे लोग इस डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक के अधीन रहेंगे। और उस डायरेक्टर जनरल के लिए इसने एकदम युवा व्यक्ति का चुनाव किया जिनका नाम था जॉन मार्शल। और क्यों इन्हीं का चुनाव किया? क्योंकि बेसिकली ये किस लिए जाने जाते थे? आर्कियोलॉजी में टेक्नोलॉजी के यूज के लिए, तकनीकी के यूज के लिए। आप लोग जानते ही होंगे कि अगर मैं कहूं कि युवा लोग देखिए टेक सेवी होते हैं, तो टेक्नोलॉजी में आगे होते हैं, मोबाइल, ये वो, इंटरनेट बैंकिंग तमाम आप लोग करते रहते होंगे। आपके फादर उतना नहीं करते। तो कर्जन ने बेसिकली इनका चुनाव किया, किसका? जॉन मार्शल का। और जॉन मार्शल ने बहुत लंबे समय तक बेसिकली महानिदेशक के पद पर रहे, और इन्हीं के निर्देशन में ही बेसिकली जो दयाराम साहनी है और राखलदास बनर्जी हैं, 1921 तथा 22 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की। तो जरा देखिए जो अगली स्लाइड है, जरा इसको गौर करिए इस चीज को, कि मैंने कहा जो कैनिंग के समय 1861 में डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद बस ऐसे ही चल रहा था, कुछ ऑर्गेनाइज नहीं चल रहा था। अगला लैंडमार्क इवेंट आएगा कर्जन के समय, जब ये क्या करेगा? कर्जन जॉन मार्शल को महानिदेशक बनाएगा और एक यूनाइटेड और सेंट्रलाइज्ड अप्रोच अपनाएगा पुरातत्व के प्रति। और ये जॉन मार्शल 1902 से 28 तक महानिदेशक रहे। कर्जन ने ही एक प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में पास किया था, और 50,000 पाउंड भी अलॉट किया था। ये बहुत बड़ी चीज हो गई, बहुत बड़ी राशि हो गई 50,000 पाउंड की। और किस लिए? पुरातत्व के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, मतलब स्पेशली पुरातत्व के क्षेत्र में। ठीक, तो देखिए मैंने कहा जॉन मार्शल ने बहुत लंबे समय तक सर्व किया, 1902 से 28 तक। और इसी ड्यूरेशन में, मैं क्या कह रहा हूं, 2 से 28 वाले ही ड्यूरेशन में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, और ठीक इसके अगले वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। ठीक,
तो कर्जन को जानते रहिएगा भाई, कर्जन ने कई काम किए, कई ढेर सारे आयोग बनाए, मैं बता चुका हूं बहुत डिटेल से, वहां भी इसकी जरा सी मैंने चर्चा की थी। और एक प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए अधिनियम भी बनाया, 50,000 पाउंड भी अलॉट किया। तो इसको जानते रहिएगा, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कर दी। तो जो 1826 से चार्ल्स मेसन ने जब पहली बार इधर देखा था, इसकी ओर इशारा किया था, उससे आगे होते 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 यहाँ 1921 में इस सभ्यता की खोज हो रही है। पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा। आगे 1922 में अगले ही वर्ष राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, और इस समय महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। जानते रहिएगा इस चीज को। अब देखिए 1922 की बात है। 1922 से लेकर 1947 तक, जरा समझिएगा, आजादी तक सिर्फ 40 स्थल खोजे गए थे। कितने स्थल खोजे गए थे? 40 स्थल। और ये ज्यादातर स्थल किसके नदी के किनारे थे? सिंधु नदी घाटी के आसपास थे। ठीक। और आजादी के बाद यानी 1947 के बाद 40 नहीं हजारों में, संख्या मत रटने लगिएगा, जानबूझ के बता भी नहीं रहा हूं, हजारों में स्थल खोजे गए। और ज्यादातर स्थल फिर बाद में सरस्वती नदी के घाटी में भी मिले। ठीक। तो जरा समझिए, जब ये सभ्यता खोजी गई तो झगड़ा चालू हो गया तुरंत। क्या झगड़ा चालू हो गया? कि आखिर इसका नाम क्या रखा जाए। ठीक। तुरंत एक झगड़ा स्टार्ट हो गया कि आखिर इसका नाम क्या रखा जाए। तो जरा सा मैं आपको एक प्रश्न देना चाहता हूं, जरा उस प्रश्न को आप सॉल्व करिए। उस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे तो अगले सब टॉपिक में हम बढ़ जाएंगे, जिसको मैं कह रहा हूं नामकरण। यानी अभी तो मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा था, उस बैकग्राउंड से कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। चार्ल्स मेसन से पूछा जाता है एक सवाल, सबसे पहले हड़प्पा की ओर किसने संकेत किया? चार्ल्स मेसन से। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? कनिंघम को। कनिंघम से सवाल पूछा जाता है। कर्जन से सवाल पूछा जाता है, उसने जो पुरातत्व संरक्षण अधिनियम, स्मारक संरक्षण अधिनियम बनाया, उससे पूछा जाता है, उसके ईयर से पूछा जाता है। दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से तो सैकड़ों हजारों बार सवाल पूछे जाते हैं। तो इन सारे पॉइंट से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह एक डेवलपमेंट समझते हैं तो चीजें आपके लिए आसान रहेंगी। अब अगले नामकरण, मैंने कहा ना, जैसे इसकी खोज हुई झगड़ा चालू हो गया कि आखिर इसका नाम क्या रखा जाए भाई। तो जरा एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, आप जरा उसका उत्तर बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे नामकरण की ओर। वो प्रश्न ये है कि एसर्शन रीजनिंग का प्रश्न समझ लीजिए। एसर्शन रीजनिंग यानी कथन और कारण वाला प्रश्न आप समझ लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम, क्या मैं कह रहा हूं? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, या इंग्लिश में शॉर्ट में मैंने लिख दिया, आईवीसी हम लोग लिखा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। कथन, कारण क्या है? क्योंकि, या चूंकि आप कह सकते हैं, इस सभ्यता के ज्यादातर स्थल सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। गौर करिए जरा सा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, क्योंकि इस सभ्यता के ज्यादातर स्थल सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। अब वही, जैसे कि आप समझते हैं कि क्या ऑप्शन होता है कि ए और आर दोनों सही है, मतलब दोनों सही है और व्याख्या भी करते हैं। ठीक है। अच्छा, ए आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करते। अच्छा, ए सही है किंतु आर गलत है, एक ये होता है। ए गलत है किंतु आर सही है, और एक पांचवा ऑप्शन मैं दूंगा, ए भी गलत है आर भी गलत है। यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो जरा गौर करिएगा, इस सवाल को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और उसके बाद जो मैं बता रहा हूं वो देखने का प्रयास करिएगा। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, क्योंकि इस सभ्यता के ज्यादातर स्थल सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। तो इस ऑप्शंस को देखिएगा, इन ऑप्शंस को, और जो सही लगे उस पर टिक करिएगा। उसके बाद वीडियो प्ले करके उसको देखना चालू कीजिएगा। आइए चलिए बात करते हैं, इस मुद्दे पे बात करते हैं। तो जब शुरू में, जैसा कि मैंने आपको बैकग्राउंड में बताया, कि शुरू में जो है ज्यादातर स्थल कहां मिल रहे थे? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे मिल रहे थे।
तो लोगों ने कहा कि भाई इसका जो उपयुक्त नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे उपयुक्त नाम सिंधु घाटी सभ्यता होना चाहिए। ठीक। जब आजादी के बाद और खुदाई हुई तो एक सरस्वती नदी जो विलुप्त हो गई, उसके आसपास उसकी घाटियों में ढेर सारे स्थल खोजे गए। जैसे मैं आपको दिखा दूं अगर उस सरस्वती नदी को, तो देखिए वैदिक काल में भी इसकी चर्चा आती है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये है बेसिकली सरस्वती नदी। ठीक ऐसा इसका रूट था और कहते हैं कि इसकी सूखी हुई घाटी के साक्ष्य मौजूद हैं। खैर उस डिस्प्यूट में हम नहीं पड़ेंगे। तो अब जरा समझिए, शुरू में तो जो स्थल थे वो सिंधु नदी के किनारे मिल रहे थे, लेकिन जब बाद में खोज आगे बढ़ी तो ज्यादातर स्थल, लगभग 80% आप कह सकते हैं स्थल, किसके किनारे मिले? सरस्वती नदी के किनारे मिले। आप देखिए जरा जो साइट्स हैं उनका कंसंट्रेशन देखिए, आसपास चारों तरफ ढेर सारे स्थल मिले। तो जब नाम में सबसे पहले जरा गौर करिएगा, मैं कह क्या रहा हूं कि नाम में सबसे पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि शुरू में जो है सिंधु नदी के किनारे स्थल मिल रहे थे। बाद में जब सरस्वती के किनारे स्थल मिलना चालू हुए तो कुछ लोगों ने कहा भाई कि यार इसका सही नाम तो सरस्वती घाटी सभ्यता होना चाहिए या सरस्वती सभ्यता होना चाहिए। कहा यार आपस में झगड़ा मत करो, इसका सही नाम क्या होना चाहिए? सिंधु सरस्वती सभ्यता होना चाहिए। जरा समझिए क्या होना चाहिए? सिंधु सरस्वती सभ्यता होना चाहिए। तो इस तरह की डिबेट चल रही थी, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक। तो बाद में एक सजेशन आया और जो कि सबसे एप्रोप्रिएट था कि भाई नॉर्मली क्या होता है कि जो भी पहला सबसे खोजा गया स्थल है उसके आधार पर हम, अगर वहां कोई सभ्यता मिली है तो उसके आधार पर हम उसका नामकरण कर देते हैं। तो इस आधार पर इसका नाम क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता। जरा गौर करिएगा। और इनफैक्ट यही सर्वाधिक उपयुक्त नाम भी है। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया? क्योंकि सबसे पहला जो खोजा गया स्थल था वो क्या था? हड़प्पा था। ठीक। ठीक है। तो जरा देखिए इसके नामों को, एक सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, अपने सबके लॉजिक हैं। इसके अलावा इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर थे, उस आधार पे भी इसका नामकरण किया जाता है। जैसे मैं बताऊंगा आगे, जब सिंधु घाटी सभ्यता आपको, मैं अभी और आगे बढ़ूंगा इसमें, तो मैं बताऊंगा कि सिंधु वासियों ने दो कमाल किया भाई, और दोनों बड़ा महत्वपूर्ण है। एक कांसा, ब्रॉन्ज, और दूसरा कपास। तो अभी मैं बताता हूं कि इन लोगों ने कांसा बनाया। क्या बनाया? कांसा। तांबे के साथ टिन को मिलाकर क्या बनाया? कांसा। कांसा कह सकते हैं कि एक मिश्र धातु है, एलॉय है। तो फर्क करिएगा, देखिए आप लोग साइंस के कई विद्यार्थी होंगे, नहीं भी होंगे, तो पीतल, तांबा, कांसा, स्टील जानते रहिएगा, इसमें से कुछ एलॉय है। ठीक है। तो और इसमें कुछ कॉपर के एलॉय हैं, मतलब कॉपर में अलग अलग चीज मिला के बनाई जाती है। तो कांसा बेसिकली किसमें? तांबे में टिन मिलाकर बनाया। तो इसी वजह से इसका एक और नाम कहा जाता है। वो नाम क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता। क्या सभ्यता? कांस्य युगीन सभ्यता। इंग्लिश में इसको बोलेंगे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। क्या? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। और मैं बताऊं, उस समय दुनिया में कई ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कहां कहां एग्जिस्ट करती थी, मतलब इराक में, मिस्र में, चीन में, अभी मैं दिखाता हूं। तो उस समय दुनिया में कई ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, लेकिन मैं बताऊं कि इतने बड़े स्तर पे नगर और कहीं नहीं पाए गए थे। इतने बड़े लेवल पे, इतने ऑर्गेनाइज्ड, इतने प्लान्ड नगर कहीं नहीं पाए गए थे। इसी वजह से इसको प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं, जानते रहिएगा। तो जरा गौर करिए फिर से, इसके जो नाम हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति, इन सबके पीछे अपना आधार है। ठीक। क्या क्या आधार है, क्यों ऐसा कहा जाता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब हम उस वापस सवाल पे आते हैं जो सवाल मैंने आपसे पूछा था अभी। वो क्या सवाल था, जरा देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम सिंधु घाटी सभ्यता है क्योंकि इस सभ्यता के ज्यादातर स्थल सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। तो पहला कथन सही है या गलत? मैं नहीं बताऊंगा,
और दूसरा सही है या गलत, ये अपने से सोचते रहिए। जो मैंने आपको लेक्चर दिया उससे आप क्लियरली इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत। तो जरा इस चीज पे बहुत गौर करिएगा, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो नामकरण को लेके क्या इश्यूज हैं और कितने टाइप के इसके नाम मतलब रखे गए हैं और क्यों रखे गए हैं, आप समझ गए होंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक। क्यों? क्योंकि सिंधु वासियों ने कांसा बनाया और अपने अगर आप कहिए तो मतलब ये तकनीकी दृष्टि से बहुत एडवांस्ड मतलब कह लीजिए किसी भी सभ्यता के लिए स्टेज है। क्यों? क्योंकि दो धातुओं को मिलाकर एलॉय बनाना ये अपने में बहुत बड़ी बात है, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। उस समय दुनिया में और भी कांस्य युगीन सभ्यताएं थी जिनसे सिंधु घाटी सभ्यता का रिलेशन था, और जब हम पढ़ेंगे तो बीच बीच में कंपैरिजन भी आता है और उससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो दुनिया में और कौन कौन सी कांस्य युगीन सभ्यताएं थी, आइए जरा सा हम उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, नामकरण पे चर्चा मैंने कर दी, ठीक। अब नामकरण के बाद ये सरस्वती नदी मैंने बताया और कंसंट्रेशन यहाँ सबसे ज्यादा था, दिखाया आपको। इसके बाद कांस्य युगीन सभ्यताओं की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जिसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस हम कहते हैं। आइए देखिए, तो दुनिया में उस समय कहां कहां कांस्य युगीन सभ्यताएं थी। एक तो इंडस वैली, आप देख ही रहे होंगे, सिंधु नदी की घाटी में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता समझते रहिए। दूसरा देखिए, यहां लिखा होगा मेसोपोटामिया। एक्चुअली आपको शायद ये पिक्चर उतनी क्लियरली ना दिख रही हो, ये इराक है। और इराक में दो नदियां, मतलब अगर मैं कहूं तो कुछ इराक का मैप ऐसे ही है जैसे अपना पंजाब है। दो नदियां दजला और फरात आके मिलती हैं और यूफ्रेट्स और टिग्रिस बोलते हैं। तो इसी सभ्यता को क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और यही मिस्र है, आपको दिख रहा होगा। और ये नील नदी ऐसे बहती हुई जा रही है, तो यहाँ भी एक मिस्र की सभ्यता हुआ करती थी। और यहाँ चीन में भी एक सभ्यता हुआ करती थी, ठीक। तो जरा गौर करिए, उस समय कहां कहां सभ्यताएं थी, इस चीज को बड़ा जरा गौर से समझिएगा। इंडस वैली में, मेसोपोटामिया में, मिस्र में और चीन में। तो आप सोच के देखिए कि आखिर इंडस वैली वालों का रिलेशन, अगर मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात पूछूं, एक सवाल पूछता हूं जो पूछा जाता है कि आईवीसी वालों का सबसे ज्यादा व्यापार किसके साथ होता था, और चार ऑप्शन दे दूं, मिस्र के साथ, मेसोपोटामिया के साथ और चाइना के साथ, तो आप क्या कहेंगे, चाइना के साथ या फिर इजिप्ट के साथ, किसके साथ? तो आपको लगेगा, कहेंगे नहीं सर, सबसे ज्यादा रिलेशन किसके साथ था, मेसोपोटामिया के साथ रिलेशन था, और कई लेवल पे रिलेशन था। और क्या रिलेशन था अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगा, और मेसोपोटामिया के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि इन दोनों का कंपैरिजन भी आपको जानना बहुत जरूरी है। और याद करिए जरा सा, मैंने आपको फर्टाइल क्रिसेंट के बारे में बताया था। फर्टाइल क्रिसेंट याद आ रहा है, ये यही फर्टाइल क्रिसेंट है जिसमें मिस्र और मेसोपोटामिया की दोनों की सभ्यताएं मिली हुई थी। और क्यों मैं कह रहा हूं, यही जो जंगली लोग थे सबसे पहले सभ्य बने थे। याद करिए, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया सभ्य बनने का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले यही इन लोगों ने क्या किया, शहरों का विकास किया, लिपि का विकास किया, मृदभांड बनाए, तमाम डेवलपमेंट किया और सभ्य बने। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, अभी मैं फिर इस चीज की चर्चा करूंगा, ठीक। तो दुनिया में कहां कहां थी, और उसमें बेसिकली हमें किसके बारे में पढ़ना है, मेसोपोटामिया के बारे में थोड़ा सा हमें जानना है, ठीक। तभी स्पष्टता थोड़ा सा और आती है। तो आइए मेसोपोटामिया के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता तो भाई दो शब्दों से बना है, एक मेसोस कहते हैं और दूसरा पोटामोस। यानी मेसोस मतलब होता है मध्य, और पोटामोस मतलब नदी। कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि हिंदी में अगर इसको हमें कहना हो तो दो आब, क्या कह सकते हैं, दो आब, दो पानियों के बीच का स्थान या दो नदियों के बीच का स्थान, दो आब। तो मेसोपोटामा, जैसे मेसोस और पोटामास को भी आप दो आब ही समझिए, दो नदियों के बीच का स्थान। और वो दो नदियां कौन थी, दजला और फरात। इंग्लिश में इसको टिग्रिस कहते हैं और इसको यूफ्रेट्स कहते हैं। तो कोई एक चीज आप दिमाग में रखें, तो दो नदियों के बीच में दजला और फरात में ये सभ्यता, दजला और फरात की नदियों के बीच ये सभ्यता थी। और किस देश में बेसिकली थी, इराक में। जानते रहिएगा, यानी ये मेसोपोटामिया की सभ्यता कहां थी, इराक में। अब जरा गौर करिए, इसी इराक में शहरी जीवन की शुरुआत हो रही है, लेखन कला की शुरुआत हो रही है। जरा सा इस चीज को मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं भाई, बहुत सही
तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ इसी तरह मान लीजिए ये इराक है और दो नदियां आ रही हैं, मिल रही हैं। ठीक, ये क्या है अगर मैं कहूं तो ये है दोआब, दो नदियों के बीच का स्थान। और जरा गौर करिए कि जो मैंने आपको एक जनरल फिनोमेना बताया कि कहीं भी सभ्यता आखिर कैसे पनपती है, कैसे सभ्यता पनपती है, उस चीज को समझिए। तो इस दक्षिणी इराक में या दक्षिणी मेसोपोटामिया में, बहुत ध्यान से समझिएगा, दक्षिणी मेसोपोटामिया में, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता तो पूरी हो गई, लेकिन स्पेशली दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे पहले शहर एग्जिस्टेंस में आए। ठीक, क्यों शहर एग्जिस्टेंस में आए बताने की जरूरत नहीं है। लोग पहले जंगली होते हैं, पशुपालन स्टार्ट करते हैं, कृषि स्टार्ट करते हैं। जब मैं एग्रीकल्चर बता रहा था अपने पहले ही लेक्चर में, याद करिए, बहुत डिटेल से बताया था कि वैश्विक स्तर पर कई फसलों के और कई उनमें 8 फसलों के साक्ष्य जो है शुरुआत में यहां से मिलते हैं वैश्विक स्तर पर। मैंने वहां आपको ये बताया था कि भारत में फसलें कैसे मिल रही हैं, लहुरा देव, मेहरगढ़, कोल्डिहवा, बकायदे स्लाइड बना के दिखाई थी। याद करिए इस चीज को, अगर न याद आ रहा हो तो अपने मेरे पहले लेक्चर को आप देखिएगा उसको। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया में देखिए कृषि का विकास हो रहा है सबसे पहले, भारत से भी पहले हो रहा है। अच्छा बताइए, जब कृषि का विकास होगा, एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा, एक्सचेंज बढ़ेगा, तो धीरे धीरे क्या शहर नहीं बनेंगे? बिल्कुल शहर बनेगा। और जब शहर बनेगा और विनिमय बढ़ेगा तो लोग उसमें क्या करेंगे, यहीं पे सबसे पहले लिपि का भी विकास होगा। लेन देन जब बढ़ेगा, शहरों में जब लेन देन बढ़ेगा तो लिपि का भी विकास होगा। और मैं बताऊं आपको, अभी जस्ट मैं दिखाऊंगा भी कि क्यूनिफॉर्म लिपि, जो इनकी सबसे पहले लिपि का आविष्कार जो सबसे पहले किया था, यही सुमेरियन लोगों ने किया था। इसी दक्षिणी मेसोपोटामिया में एक शहर हुआ करता था सुमेर, एक और शहर हुआ करता था अक्कद, थोड़ा सा ऊपर एक और शहर हुआ करता था बेबीलोन, और उत्तर में असीरिया। इस तरह के कुछ आप कह सकते हैं कि सिटी स्टेट जैसा आप कह सकते हैं कि इस तरह के कुछ शहरों का विकास हुआ। और यहीं से सुमेरी भाषा, मतलब अक्कदी भाषा, इस तरह की कुछ भाषाओं का भी और क्यूनिफॉर्म लिपि का भी विकास होगा। तो सबसे पहले शहर यहां बस रहे हैं, लिपियों का विकास हो रहा है। क्यों? क्योंकि शहरों में लेन देन के लिए जो है उसको लिखा जाता था, शहरों में लेन देन बढ़ने लगा। और कैसे लिखा जाता था आपको मैं बताऊं कि जैसे, फिर वही, अगर आप शहर के होंगे तो पता नहीं आपने कभी देखा होगा कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं कि आप गीली मिट्टी ले लीजिए, एक चिकनी गीली मिट्टी ले लीजिए, और उस गीली मिट्टी पे किसी भी सरकंडे से या किसी भी मान लीजिए माचिस की तीली से या इस तरह से आप उसको ऐसे ऐसे दबा के लिख दीजिए। ठीक, मतलब थोड़ा गड्ढा जैसा हो जाए। वो बेसिकली इनकी लिपि थी क्यूनिफॉर्म लिपि, जो ऐसे ही मिट्टी की पट्टिकाओं पे लिखी रहती थी। अभी जस्ट मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इसी दक्षिणी मेसोपोटामिया में शहर बन रहे हैं, लिपियों का विकास हो रहा है, और इसी फर्टाइल क्रिसेंट में फसलें भी सबसे पहले अस्तित्व में आ रही हैं वैश्विक स्तर पर, जानते रहिएगा। तो जो चीज मैं बता रहा था, जरा आइए इसको देखते हैं। तो मेसोपोटामिया सभ्यता जान गए, दो नदियों के बीच थी, शहरी जीवन यहां सबसे पहले आया, लेखन कला की शुरुआत हुई यहां सबसे पहले। अब देखिए, इसी दक्षिणी मेसोपोटामिया में कुछ शहर आपको दिखेंगे, सुमेर, अक्कद, बेबीलोन। इसी बेबीलोन का एक राजा होगा हम्मुराबी, शायद आपने सुन रखा हो, छोटे मोटे एनसीईआरटी जब क्लास की देखेंगे तो हम्मुराबी की विधि संहिता, यानी ये अपनी विधि संहिता के लिए बेसिकली जाना जाता है। ठीक, तो दक्षिणी मेसोपोटामिया में कुछ शहर होंगे, और सुमेरियन लोगों को ही यहाँ कीलाकार लिपि या क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट के इजाद करने का श्रेय दिया जाएगा, जो कि वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो बेसिकली पहली लिपि मानी जाती है। ये जानते रहिएगा। तो मेसोपोटामिया के बारे में ये सब बातें, कुछ और भी बातें हैं, जरा सा आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहाँ का एक शासक था सरगोन। ठीक, तो सरगोन की एक मिट्टी की पट्टिका मिली है, मिट्टी की पट्टिका। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर चिकनी मिट्टी, जरा सा आपको मैं फिगर भी दिखा देता हूं क्यूनिफॉर्म लिपि का, जरा सा आप एक बार देख लीजिए तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ये देखिए, ये है क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। अभी मैं बताऊंगा, मतलब जरा ये मिट्टी की पट्टिका है, मतलब ये मिट्टी की पट्टिका है, और इस पे कुछ कुछ ऐसा किसी सरकंडे से या अन्य चीजों से लिखा गया है। तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी, बहुत ज्यादा इनकी संख्या हुआ करती थी, क्योंकि हर लेन देन के लिए, आप समझ रहे हैं, हर लेन देन के लिए जब इसको लिखा जाएगा तो ये बट ऑब्वियस है कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वैसे ही एक शासक था सरगोन, उस सरगोन की एक मिट्टी की पट्टिका मिली है, और उस मिट्टी की पट्टिका पे क्या है भाई, जरा सा गौर करिए। उस मिट्टी की पट्टिका पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, मेलुहा, ढिलमुन, माकन,
तो इन शब्दों से मेलुहा का कनेक्शन मोहनजोदड़ो से लगाया जाता है, ढिलमुन का बहरीन से लगाया जाता है और माकन का मकरान तट, आप पाकिस्तान के बगल वाला जो तट है मकरान कोस्ट, आप जानते होंगे शायद ज्योग्राफी में इस तरह की चीजें। तो ये मेलुहा, ढिलमुन और माकन का कनेक्शन मोहनजोदड़ो और बहरीन और मकरान से लगाया जाता है। तो इससे एक बात तो आपको पता चल रही होगी, क्या पता चल रहा है कि मेसोपोटामिया व आईवीसी का आपस में कनेक्शन था। क्या था? आपस में कनेक्शन था। इसी कनेक्शन के आधार पर कुछ विदेशी इतिहासकार और कुछ देसी भी क्या कह देते हैं? कह देते हैं कि जो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता